हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। तो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। तो आज के लेक्चर में हम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। कल हमने लेक्चर नंबर 17 को कवर किया था, जिसमें हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को ख़त्म किया था। आज हम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से। सबसे पहले समझ लीजिए कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होती क्या है। टेक्नोलॉजी इन विच सोर्स कोड ऑफ सॉफ्टवेयर इज ओपन। देखिए, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाता है ना, तो जो उसका बनाने वाला होता है वो इसका सोर्स कोड फ्री रखता है, यानी सोर्स कोड को ओपन रखता है, जिसको यूज़र फिर एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने घर में कोई चीज़ बनाया, तो आपकी मदर ने कोई चीज़ बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल हलवा बनाया। तो अगर आप उसको कहोगे, मतलब हलवा बनाने के बाद कि इसमें काजू ऐड कर लो, इसमें बादाम ऐड कर लो, उसमें कुछ और वगैरह ऐड कर लो, जो चीज़ें उसने नहीं ऐड की होगी और उसने फ्री रखा उसको, ताकि मेरे बच्चे या मेरे स्टूडेंट्स कहें कि इसमें और ऐड क्या करना है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर जो होता है ना, जब कोई प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर को बनाता है, अगर उसने सोर्स कोड को फ्री रखा, तो फिर उसके जो यूज़र्स होंगे वो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो, ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर लो। उसको कहते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। इसमें दो चीज़ें आती है, एक आता है इसमें क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, एक होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ओपन सोर्स क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे अच्छे से। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें यूज़र ऐड कर सकता है कुछ चीज़ें। और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का फादर अगर हम देखेंगे तो रिचार्ड स्टॉलमैन है। अब देखिए नीचे गेट टॉप और गेट बॉटम क्या होता है। देखिए, अगर इसके दो लोगोज होते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी और क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजी के। अगर लोगो क्लोज्ड होगा, यानी क्लोज्ड सॉफ्टवेयर होगा, तो उसका गेट टॉप की तरफ होगा, यानी ऐसे होगा यू की तरफ, और उसका कलर रेड होगा तो उसको हम क्लोज्ड सोर्स कहेंगे। लेकिन अगर गेट बॉटम होगा, यानी इस तरह होगा, उल्टा सी होगा, तो उसको और ग्रीन कलर होगा तो उसको हम ओपन सोर्स कहेंगे। ये एक इंडिकेशन होती है ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स की। अब चलते हैं, अच्छी तरह से हम समझेंगे कि क्या होता है सोर्स कोड और कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखिए, सोर्स कोड फ्री एंड मोस्ट फ्री सॉफ्टवेयर्स, यानी सोर्स कोड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का फ्री होता है। सोर्स कोड जो बनाने वाला होता है ना, जो डेवलपर होता है, जो प्राइमरी ऑथर होता है सॉफ्टवेयर का, वो इसको ओपन रखता है ताकि लोग इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करके इस सॉफ्टवेयर को अच्छा बना सके हम। यानी जो चीज़ें मुझसे स्किप हुई होंगी उनको लोग ऐड ऑन करेंगे और मुझे बताएंगे, मैं उसको ऐड करके फिर इस सॉफ्टवेयर को मज़ीद अच्छा बनाएंगे। और जिस भी सॉफ्टवेयर का कोड फ्री होगा उसको लोग स्टडी भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं। अब देखिए हाउ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी वर्क्स, ये काम कैसे करती है। देखिए, फॉर एग्जांपल, ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी। पर्सन ए जो है ये प्राइमरी डेवलपर है या ऑथर है, यानी इसने प्रोग्राम बनाया, इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जो है मेन वर्जन इसने, मतलब यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर तैयार किया। अब इसने सोर्स कोड अगर फ्री रखा, ये जो पर्सन बी है इसको इंटरनेट के थ्रू यूज़ करेगा, ये देखेगा कि क्या इसमें कोई कमी है, क्या इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए, कहीं पे कोई फोल्डर ऐड करना होगा, कहीं पे कोई और फीचर ऐड करना होगा। ये क्या करेगा, ये यूज़र, इसको हम सेकेंडरी डेवलपर भी कहते हैं, ये यहाँ से ना इसको मैसेज भेजेगा, ये यहाँ से ना इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि यहाँ पर ये फीचर इसमें ऐड कर लो ताकि अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर बन जाए। अगर इस प्राइमरी डेवलपर ने उसको एक्सेप्ट किया तो उसको हम कहते हैं पैच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, जो मैं अभी टर्म्स बोल रहा हूं इसको कहते हैं पैच। लेकिन अगर इसने भेजा कुछ कि इसमें ये फीचर ऐड कर लो, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको हम कहेंगे फॉक, FOOK, फॉक, जिसको हम स्प्लिट भी कहते हैं। तो ये था ओपन सोर्स कि किस तरह से ये काम करती है, किस तरह से ये देखती है चीज़ों को, और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है।
अब एक पॉइंट मैंने लिखा है नीचे, नोट। नोट क्या है? देखिए, कर्नल इज मेन पार्ट ऑफ प्रोग्राम। एक सॉफ्टवेयर का जो मेन पार्ट होता है ना, ऐसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका मेन पार्ट ये होता है, मेन पार्ट जो जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको कोई यूजर चेंज नहीं कर सकता है, ना मॉडिफाई कर सकता है, इसको कर्नल कहेंगे। एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे ओपन सोर्स की, एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। लिनक्स, फ्री BTS, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, इनको पूछा जाता है, इनको याद रख लीजिए। मोजिला फायरफॉक्स है, लिब्रा ऑफिस है, VLC मीडिया प्लेयर है, टिकीविकी और शीट सेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो एग्जाम्पल्स को याद रखने की कोशिश करें। अब आते हैं, सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड शेयरेबिलिटी, यानी अवेलेबिलिटी और शेयरेबिलिटी के बुनियाद पर भी सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया जा सकता है, यानी क्लासिफाई किया जाएगा। इससे पहले हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लेकिन वो थे कंप्यूटर के बेसिस पे, ये थे अवेलेबिलिटी और शेयरेबिलिटी के बुनियाद पर आपको सॉफ्टवेयर्स कैसे कैसे मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला पढ़ेंगे हम फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या होता है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको, लेकिन ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्लोज्ड सोर्स का मतलब इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पूछते हैं एग्जाम में कि फ्रीवेयर क्लोज्ड है या ओपन है, तो इंसान को लगता है कि ये ओपन सोर्स है, लेकिन ये क्लोज्ड सोर्स है। इसको फ्री तो मिलता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मिलेगा यूज के लिए, लेकिन इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते हैं, या कोई फीचर ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको याद रख लीजिए। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी लिबर्टी ऑफ मॉडिफाइंग, तो एग्जाम्पल है एडोब रीडर, OBS। तो फ्रीवेयर आपको आई होप समझ आया होगा। अब चलते हैं नंबर 2 पे, जो कि शेयरवेयर है। शेयरवेयर क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फ्रीली, यानी कि ये फ्री प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए, फॉर ए ट्रायल बेसिस पे, 7 दिनों के लिए, 12 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, फिर इसके बाद पैसा मांगा जाता है इसके बारे में, इसको यूज करने के लिए। फर्मवेयर क्या होता है? देखिए, फर्मवेयर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रिटन ऑन सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पे जब सॉफ्टवेयर हम लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे हार्डवेयर लिखना, सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर। जब हम हार्डवेयर पे लिखते हैं, जब हम हार्डवेयर पे लिखते हैं कुछ, उसको हम कहते हैं फर्मवेयर। फोन एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपने नया फ़ोन खरीदा, तो एक हार्डवेयर है वो फ़ोन, तो उसमें जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी डाउनलोड होती है ना वहाँ से, उनको हम कहते हैं फर्मवेयर। या इसी तरह से हम रोम पे कुछ लिख के रखते हैं, प्रोग्रामिंग करके रखते हैं, उसको हम फर्मवेयर कहेंगे। ह्यूमनवेयर एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं, जो पर्सन यूज करते हैं ना कंप्यूटर को, जो यूजर होता है, तो उसको सिंपली क्या कहा जाता है? उसको ह्यूमनवेयर कहा जाता है। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो इसके टाइप्स भी हम आज ही खत्म करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको रिसोर्स मैनेजर, कंट्रोलर या अकाउंटेंट भी कहा जाता है। नो बूटिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर बूटिंग नहीं होती है। बूटिंग मतलब कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, ये एक इंटरफेस के तौर पे। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? जो शक्ल आपके सामने आती है ना, वो यही ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर लेता है। यानी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तो कोई मतलब आप कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाओगे। फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? गैरी किल्डल। अच्छा, कर्नल के बारे में हमने बात की थी। कर्नल क्या है? ये मेन प्रोग्राम या मेन पार्ट या कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या न्यूक्लियस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कर्नल क्या करता है? देखिए, कर्नल लोड्स प्रोग्राम्स इन मेन मेमोरी विद लोडर। कर्नल क्या करता है? ये प्रोग्राम्स को लोड करता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी मतलब कि जहां पे आप इसको फिर यूज कर सकते हैं, तो लोडर के थ्रू ये प्रोग्राम्स को लोड करता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शंस करता है? देखिए, सबसे पहले ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट,
नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जॉब ऑफ अकाउंटिंग करता है, प्रोवाइड यूजर्स इंटरफेस, एरर डिटेक्शन वगैरह करता है। अब वन बाय वन इनको देखेंगे। देखिए, प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब ये क्रिएट करता है, शेड्यूल एंड डिलीट करता है प्रोसेसेस को। इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपली फंक्शंस को याद रख लीजिए। मेमोरी मैनेजमेंट, ये प्राइमरी मेमोरी के साथ रिलेट होता है, ये एलोकेट यानी ऐड करता है, डिलीट करता है मेमोरी को। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइल मैनेजमेंट होता है कि ये नेम शेयरिंग वगैरह फाइल्स को करता है, मतलब फाइल्स का नाम यही लिखता है, शेयरिंग के ऑप्शंस यही प्रोवाइड करता है कि अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करना होगा। डिवाइस मैनेजमेंट, ये बाकी डिवाइसेस को भी मैनेज करता है, यानी इनपुट आउटपुट जो कंट्रोलर होते हैं उनको कंट्रोल करता है। डिस्क मैनेजमेंट करता है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज को भी ये कंट्रोल करता है। नेटवर्क मैनेजमेंट, ये कम्युनिकेशन करवाता है। कम्युनिकेशन मतलब कि नेटवर्क पे, इंटरनेट पे ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होता है? थ्रेट्स एंड अनऑथराइज्ड यूजर से ये बचाता है, यानी जब आप पासवर्ड लगाते हो तो एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप वायरसेस, थ्रेट्स वगैरह या अनऑथराइज्ड यूजर से बच सकते हैं। जॉब अकाउंटिंग, ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस, ये क्या करता है? जॉब अकाउंटिंग ये टाइम को ट्रैक करता है और रिसोर्सेस को ट्रैक करता है कि कौन सा जो प्रोग्राम पहले आया, कौन सी प्रोसेस पहले आई, कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले आई, उसको ना एज इट इज़ ये प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़र इंटरफेस ये प्रोवाइड करता है, यानी यूज़र इंटरफेस मतलब जिसके थ्रू एक यूज़र ना देख सकता है कंप्यूटर में क्या क्या लिखा हुआ है, वो यही करता है। एरर डिटेक्शन, अगर कहीं पे एरर होगा तो ये उस एरर को की भी डिटेक्शन करता है, दिखाता है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अगर आपको ज़्यादा हो जाए तो आप इसको कम यानी लेस हाफ में पढ़ लीजिए या सेक्टर वाइज पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी। अब आते हैं हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, मतलब अगर पहले स्टूडेंट 1 का मार्क्स कार्ड हमने डाला कंप्यूटर में, फिर 2 का, फिर 3 का, वो उसी अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करेगा। इसको हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जाम्पल है यूनिक्स, निफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नंबर 2 पे आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर में क्या होता है? 1 यूजर एट अ टाइम, यानी 1 यूजर जो होता है वो एट अ टाइम काम कर सकता है कंप्यूटर पे या ऑपरेटिंग सिस्टम पे। विंडोज है, MS DOS है इसकी एग्जाम्पल, और एंड्रॉइड। नंबर 3 पे आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर्स मतलब एट अ टाइम काम कर सकते हैं कंप्यूटर पे। इसकी एग्जांपल है वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, यूनिक्स एंड लिनक्स। इसके बाद 4 नंबर पे आता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पे एक ही काम एट अ टाइम होती है, मतलब एक काम इसको दिया, बस ये वही कंप्लीट करेगा, फिर दूसरा करेगा। MS DOS इसकी एग्जांपल है। इसके बाद आते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो नंबर ऑफ टास्क्स एट अ टाइम करता है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एट अ टाइम करता है। इसकी एग्जांपल क्या है? लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज। मल्टी प्रोग्रामिंग ये करता है मोर देन 1 प्रोग्राम एट अ टाइम, यानी डिफरेंट प्रोग्राम्स को एट अ टाइम ये प्रोवाइड करता है। विंडोज इसकी एग्जांपल है, मतलब विंडोज में आप डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं, विंडोज में आप पेंटिंग भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? मल्टीपल प्रोसेसर्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, तो मल्टीपल प्रोसेसर को ये कनेक्ट करने की परमिशन देता है। यूनिक्स और लिनक्स इसकी भी एग्जांपल है। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टीपल थ्रेड्स को हैंडल करता है, मतलब मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग, स्टूडेंट्स, एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो लोग होते हैं ना काम करते हैं, उनको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी उनके लिए उनका सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करना वो मल्टी थ्रेडिंग करता है। MS ऑफिस इसकी एग्जांपल है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और विंडोज। मिसाल के तौर पे अगर आप मल्टी थ्रेडिंग में काम करोगे, आपका एक डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल आपका एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पे आपको एक अकाउंटेंट है, एक पियान है, एक
कोई फीमेल लेडी भी आपके पास एम्प्लॉई है, तो उन सबों का डेटा स्टोर रखना एट द सेम टाइम उसको कहते हैं मल्टीपल थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं 9th पे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग क्या होता है? मल्टीपल टास्क्स या एप्लीकेशंस एट अ टाइम करता है, लेकिन टाइम शेयर करता है कि कितने टाइम में ये काम करेगा। इसके बाद आते हैं रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग में क्या डिफरेंस है। रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ना, जब आप टास्क करते हो ना, सिंगल टास्क के एट अ टाइम करता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे, जो टाइम आपने दिया उसी टाइम पे, 1 सेकंड भी ये डिले नहीं करता। एग्जाम्पल इसकी भी लिनक्स है। यूज इट इन फ्लाइट्स, मिलिट्री पर्पजेस वगैरह के लिए, रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करने के लिए, साइंटिफिक पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां पे डिले नहीं होना चाहिए। तो 2 टाइप्स है इसके, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम में 1 सेकंड भी ये ऊपर नीचे नहीं करता है। सॉफ्ट रियल टाइम में हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए। इसके बाद आते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टास्क करता है। मिसाल के तौर पे एसी तो एक काम करता है कि वो या तो आपको हीट प्रोवाइड कर, कोल्डनेस आपको प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से एटीएम बस एक काम करता है, इसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, वो पैसे आपको देता है। इसी तरह से मोडम ये रिसीव और आपको डेटा दे देता है, तो इसको हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहेंगे। अगर आपने एग्जांपल देखी होगी, जब आप रिमोट कंट्रोलर आपके हाथ में होता है, वो बस क्लिक करता है, ऑन ऑफ करता है, तो उसको हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि उसमें बस एक ही काम रखा गया है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, फाइल शेयरिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विंडोज भी है, लिनक्स भी है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल जॉब्स नेटवर्किंग, ये जॉब्स नेटवर्किंग को हैंडल करता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम यूजर इंटरफेस को पढ़ेंगे, फिर हम कल इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यूजर इंटरफेस क्या है? 2 किस्म के यूजर इंटरफेस है। इंटरफेस किसको कहते हैं? जो शक्लें आप देखते हो ना मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, या इसी तरह से फाइल्स को देखते हो, या इसी तरह से जो भी आपके सामने आता है, टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाए या ग्राफिक्स की फॉर्म में आ जाए, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। तो ये 2 किस्म की होती है। GUI इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI इसकी फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब GUI जो है इसको जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने 1970 में बनाया, और CUI को बेल लैब्स ने या किन थॉम्पसन ने बनाया। क्लिक डायरेक्टली ऑन आइकन। GUI क्या है? देखिए आपके फोन पे जो एप्लीकेशन होती है, ऐसे यूट्यूब, तो उसमें एक लोगो बना होता है, उस पर डायरेक्ट आप क्लिक करते हो तो यूट्यूब खुलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टाइपिंग करनी पड़ती है, कमांड्स देनी पड़ती है, मतलब लिखना पड़ता था कि YOUTUBE यूट्यूब। जब इंटरनेट नहीं था तो फिर आप गूगल में जाते थे तो लिखते थे YOUTUBE यूट्यूब वगैरह, तो उसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसको कमांड लाइन इंटरफेस भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। ये होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे काम एट अ टाइम करता है। फॉर एग्जांपल आपने क्लिक किया, यहां से दूसरा काम भी आप कर रहे हो, लेकिन ये होता है सिंगल टास्किंग। आपको लिखना है तो सिंगल टास्किंग है, एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। लेकिन ये क्या होता है? ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। विंडोज, एंड्रॉइड, लिनक्स इसकी एग्जाम्पल है। इसकी एग्जाम्पल MS DOS, एप्पल डॉस वगैरह है। तो इसको इंपॉर्टेंटली याद रख लीजिए। इजी टू यूज है, क्योंकि क्लिक करना है आइकन पे, ओपन होगा। इजी टू यूज। ये डिफिकल्ट टू यूज है, बहुत सारा लिखना पड़ता था, फिर जाके कुछ ओपन होता था। इसको सिक्योर नहीं माना जाता है, क्योंकि कोई भी आ सकता है, इस पर क्लिक कर सकता है और आपका डेटा चुरा सकता है, लेकिन ये सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोड रखा www7869, तो ये सिक्योर है, कौन लिख सकता है उतना कोड। रिक्वायर मोर मेमोरी, इसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ग्राफिक्स को स्टोर करना है। रिक्वायर लेस मेमोरी, इसमें लेस मेमोरी यूज़ होती है। आई होप कि आपको ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र इंटरफेस क्लियर हुआ होगा। अब हम कल वाले लेक्चर में इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ेंगे, और फिर इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पे MCQs प्लस वन लाइनर्स आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक ये
वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।